नमस्कार साथियों। जैसा कि हमने कल एक वीडियो अपना अपलोड किया ही था और आप सबके सजेशन भी बहुत अच्छे आए, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। तो जैसा कल कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप मतलब क्या सब्जेक्ट लेने वाले हो, क्या करने वाले हो? तो मेरा पहला मकसद ये है कि कक्षा 6 से लगाकर 12वीं तक और अमूमन तीसरी, चौथी कक्षा, 5वीं कक्षाओं में भी एनसीईआरटी का कोर्स है जो सबसे ज़्यादा चल रहा है। अभी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी सबसे महत्वपूर्ण है। कहीं न कहीं छोटे स्तर की परीक्षाओं से लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं से लेकर सिविल सर्विस तक भी एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए मैंने यही सोचा कि सबसे पहले हम एनसीईआरटी के संदर्भ में बात करेंगे और एनसीईआरटी में भी अगर हम सबसे पहले कोई भी चीज़ होती है उसकी प्रस्तावना हमें सबसे पहले लेनी चाहिए। आज मैं वही प्रस्तावना ले रहा हूँ। वैसे भारत सरकार ने भी या भारतीय संविधान में भी सबसे पहले प्रस्तावना ही दे रखी है और वही प्रस्तावना हमारी छठी से लगाकर 12वीं तक की कक्षाओं की प्रत्येक किताब में लगभग पहले या दूसरे पेज पर आपको मिल जाएगी। उद्देशिका के नाम से एक छोटा-सा कॉलम बनाकर उसमें दे रखा है। उसी प्रस्तावना के बारे में हम आज बात करेंगे। अब हमारे मन में ये विचार आएगा कि प्रस्तावना है क्या? इसे कौन लेकर आया? ये कहाँ से आई प्रस्तावना? इसके संदर्भ में क्या-क्या विचार है? क्या हम इसे संविधान का भाग मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं? इसके संदर्भ में भी हमारे क्या विचार हैं? या सर्वोच्च न्यायालय ने क्या-क्या अपने निर्णय दिए? उन सब निर्णयों के बारे में मतलब जो 15, 20 पे 25 मिनट की जो हमारी कक्षा होगी, आज हम केवल और केवल प्रस्तावना के इर्द-गिर्द बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है प्रस्तावना या उद्देशिका। ये है अपनी प्रस्तावना। प्रस्तावना को अंग्रेजी में कहा जाता है वो प्रिएम्बल कहा जाता है, Preambble, प्रिएम्बल। ये प्रस्तावना इसे उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। अब ये प्रस्तावना अब आपके मन में आएगा कि सर आप सीधी प्रस्तावना ले रहे हो। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो प्रस्तावना हम ले रहे हैं, इसका मकसद हमारे पास ये है कि अपने जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी प्रस्तावना से ही शुरू होती है। और आज हम ये करेंगे कि ये जो प्रस्तावना है, ये हमारे संविधान में कहाँ से लेके आए? क्या किसी दूसरे देश के संविधान से लेके आए? जैसे कि हम पढ़ते हैं हमारे मौलिक अधिकार है, वो अमेरिका के संविधान से लिए। हम दूसरी चीज़ मौलिक हमारे कर्तव्य है जो बाद में जोड़े गए थे, वो क्या 42वें संविधान संशोधन में वो रूस से लिए गए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो भी अपने आयरलैंड के संविधान से लिए गए। क्या इसमें भी ऐसा हुआ प्रस्तावना भी वहाँ से कहीं से ली गई? देखो साथियों वहाँ से तो लिया तो नहीं गया, लेकिन कहीं न कहीं हमने अपने वहीं से प्रकृति उन्हीं मतलब दूसरे देशों की है। जैसे अमूमन बात की जाती है कि भारत की प्रस्तावना की जो बात करते हैं हम, वो कहीं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कहीं न कहीं मिलती-जुलती है। तो साथियों दूसरी चीज़ ये है कि अब हमारे प्रस्तावना संविधान के पार्ट के रूप में या संविधान में कब लिखित हुई? तो मैंने जैसा कि सबसे पहले आपको बात हम कभी करेंगे आगे हमें समय मिलेगा तब कि संविधान सभा का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार होता है, संविधान सभा की बैठकें किस प्रकार होती है। तो उसी में हम आज संविधान सभा की बैठकों के संदर्भ में विचार करते हुए हम प्रस्तावना के संदर्भ में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ है इतना आपको याद रखना है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है, वो 9 दिसंबर को होती है। 9 दिसंबर 1946 को अपनी संविधान सभा की पहली बैठक हुई, प्रथम बैठक। और अब इस प्रथम बैठक में क्या किया? प्रथम बैठक पहली बैठक में किया था हमने, वो किया था अपने अस्थायी अध्यक्ष को चुना हमने। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया संविधान सभा का कि भई हमें संविधान सभा के लिए कोई अध्यक्ष चाहिए, उसके लिए हमने कहा कि भई अस्थायी अध्यक्ष चुन लें। सबसे वरिष्ठ सदस्य थे उनको चुना, फिर हमने दूसरी बैठक की 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और इस दूसरी बैठक में हमने क्या किया कि हमारे लिए कोई स्थायी अध्यक्ष होना चाहिए। मतलब हमने अस्थायी वृद्ध लोगों का मान तो रख लिया। उन सब के बारे में तो फिर उन्होंने फिर बाद में कहा कि हमें एक ऐसे सदस्य की आवश्यकता है जो पूरी संविधान सभा को हैंडल कर सके। उन्हें हम जैसे कक्षा में एक मॉनिटर किस प्रकार पूरी कक्षा को हैंडल करता है उसी प्रकार हम दूसरी बैठक में संविधान सभा के अध्यक्ष को चुना और उस अध्यक्ष का नाम था वो था अपने अध्यक्ष चुने गए जिसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आगे चलकर देश के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं। अब ये दूसरी बैठक हो गई, अब बारी आती है तीसरी बैठक की। कहीं न कहीं आज हमारा विशेष फोकस इसी तीसरी बैठक पे रहेगा कि 13 दिसंबर को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई और 13 दिसंबर 1946 को हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू
पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। कहां रखा? संविधान सभा में। कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव। और ये उद्देश्य प्रस्ताव कहां रखा? संविधान सभा में। कब रखा? 13 दिसंबर को। उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अंदर रखा और फिर 19 दिसंबर 1946 तक इसके ऊपर विचार विमर्श हुआ। लोगों ने देखा कि भाई कैसा है, ये क्या है, क्यों लेके आए नेहरू जी ऐसा, और आखिरकार 22 जनवरी 1947 को हमने उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया? पारित कर लिया। मतलब जो उद्देश्य प्रस्ताव था हमारा वो क्या हो गया? पारित हो गया। कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947 को। कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947 को। अब हमने उद्देश्य प्रस्ताव पारित भी करवा लिया। अब आगे धीरे धीरे संविधान सभा की बैठकें चलती गई। अब आखिरकार बात आती है, वो बात आती अब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना में बदलता है। और वो प्रस्तावना में कब बदलेगा? जैसा कि हमने सबसे पहले लिखा प्रस्तावना, इसी प्रस्तावना में उद्देश्य प्रस्ताव अपना बदलता है। वो बदलता है 26 नवंबर को। हाँ तो साथियों ये हो गया। अब इसके आगे हम बात करेंगे, जो 26 नवंबर की बात है वो करेंगे। अब 26 नवंबर को क्या हुआ? 26 नवंबर 1949 को भारतीयों ने कहा कि भाई हमने संविधान बना लिया, तो इसलिए इस संविधान को आंशिक रूप से लागू कर लिया जाए। हमें कैसे पता चलता है कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ? तो हमारी प्रस्तावना में लिखा है कि 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा हम अपने संविधान सभा को या हम अपने संविधान को क्या कर रहे हैं? लागू कर रहे हैं। आंशिक रूप से लागू कर रहे हैं। बताया जाता है 16 अनुच्छेद अमूमन उस समय लागू हुए थे। 26 नवंबर 1949। अगर आपको भारतीय महीना भी कोई पूछ ले तो उसमें आपकी प्रस्तावना में लिखा है कि मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी को, शुक्ल सप्तमी। और अगर आपको अपना विक्रम संवत भी पूछ ले तो उस समय अपना विक्रम संवत है 2006, ये भी उसमें लिखा है। अब ये सारा का सारा मैटर हो गया। अब इसके बाद है कि प्रस्तावना में लिखा क्या गया है और नेहरू क्यों लेके आए थे प्रस्तावना? प्रस्तावना लाने का नेहरू का मुख्य उद्देश्य था, देखो एक बात तो ये बात सीधी हो गई कि प्रस्तावना नेहरू लेकर आए, तो इसलिए अमूमन प्रस्तावना का जनक किसे कहा जाता है? नेहरू को ही कहा जाता है। अब प्रस्तावना लाने का मुख्य उद्देश्य नेहरू का यही था कि जो हम कोई भी चीज करते हैं, कोई भी नया काम करते हैं, जैसे कि कोई व्यापार वाणिज्य में हम काम कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले हमारे पास नियोजन होना जरूरी है। उसका निर्माण करना, मत हम किस प्रकार उसका निर्माण करेंगे। कोई चीज बना रहे तो उसके पास हमारा उसका क्या ढांचा होगा, उसके सबसे पहले हमारा उसके संदर्भ में नियम होने चाहिए कि हम किस रास्ते से चलेंगे। और इसी रास्ते का निर्णय करते हुए प्रस्तावना में नेहरू जी ने कहा कि हम जो अपना संविधान बना रहे हैं वो इसी प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर बनाएंगे। अब ये सारी की सारी बातें हो गई। अब अगली बात है कि प्रस्तावना में क्या लिखा गया है। अब देखिए सबसे पहले आपको जैसा पता होगा कि हमारी प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग, तो सबसे पहली चीज ये है कि हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य? तो हम भारत के लोग का मतलब केवल संविधान सभा वाले नहीं। आपको पता होगा संविधान सभा में तो आखिरकार 299 सदस्य ही थे और हस्ताक्षर करते समय 284 सदस्य ही थे। इसके संदर्भ में भी अब, और कुल अगर अपनी मुस्लिम लीग से पहले बात करें तो 389 सदस्य थे। इन सब की हम बाद में जिक्र करेंगे कि ये सब इतने कम क्यों हुए, या 389 कहाँ गए, 299 फिर 284 हस्ताक्षर करने के लिए 284 क्यों आए, तो इस सब के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ लिखा है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब है कि जो संविधान बना रहे थे उन लोगों ने कहा कि हमने सभी भारत के लोगों से, मतलब जितनी भी भारत की उस समय लमसम 40 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी, उन सभी 40 करोड़ जनसंख्या में से प्रत्येक 10 लाख पर हमने एक कैंडिडेट लिया। इसीलिए कहा है कि ये संविधान केवल संविधान बनाने वाले लागू नहीं कर रहे, ये सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं जो भारत की जनता है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, पहली पंक्ति में भारत भारत शब्द दो बार आ रहा है। अमूमन कभी कभार ज्ञान आधारित कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हमारे संविधान में या हमारे संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का जिक्र कितनी बार किया है? तो भारत शब्द का जिक्र किया है 2 बार किया गया है। और इसके साथ ही कुल अगर आपको सदस्य पूछे तो कुल है इसमें कितने शब्द पूछे तो प्रस्तावना में टोटल कितने शब्द है? तो वो है 88। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि प्रस्तावना में जो 88 शब्द है, मूल संविधान की प्रस्तावना में भी 85 शब्द ही थे।
3 शब्द और बढ़ाए गए, कब बढ़ाए गए उसके संदर्भ में भी बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि प्रस्तावना में जो लिखा चीज है, किस-किस के बारे में प्रस्तावना, स्वतंत्रता के बारे में भी बात करती है, न्याय के बारे में भी बात करती है, समानता के भी बारे में बात करती है, देश की एकता और अखंडता के बारे में भी बात करती है। जिसमें सबसे पहली चीज है, और वो पहली चीज है, हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रस्तावना में कौन-कौन सी स्वतंत्रताएं हमें दे रखी है। जैसा कि लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके प्रत्येक नागरिकों को। अब हमारे पास प्रत्येक नागरिकों को आगे क्या शब्द लिखा है, आगे लिखा है सामाजिक, दूसरा लिखा है आर्थिक और तीसरा लिखा है राजनीतिक। कहीं न कहीं कभी-कभार इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि मुख्यतः जो प्रस्तावना में लिखा गया है, क्रमवार बताइए कि सबसे पहला कौन-सा शब्द लिखा गया है, उसके बाद वाला कौन-सा शब्द, तो इनका थोड़ा क्रम भी थोड़ा-सा ठीक याद रखना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। अब सामाजिक का मतलब क्या है? आर्थिक का मतलब क्या है? राजनीति का मतलब क्या है? इन तीनों का अगर हम डीपली में मतलब एक बार अगर अमूमन बात करें, तो हमारे देश में यहाँ सामाजिक का मतलब है कि अपना जो संविधान बना है कहीं न कहीं जिसके ऊपर समाजवाद का बहुत बड़ा यूँ मतलब अपने जो नेहरू थे, वो खुद भी थोड़े समाजवाद के और ज़्यादा झुकाव रखते थे। और इसका मतलब अमूमन यही हम समझ लेते हैं कि भई देश में जितने भी हैं, हम सबके साथ किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, किसी भी समूह के साथ, किसी भी धर्म के साथ कोई भी हम भेदभाव नहीं करेंगे। राजनीति के आधार पर भी या राजनीति में भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। अमूमन इन तीनों का अर्थ कहीं न कहीं इसी प्रकार ही चलता है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है हमारा संविधान। उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद लिखा है विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। धर्म और उपासना कितनी स्वतंत्रताएं देता है? 5 स्वतंत्रताएं देती है हमारी प्रस्तावना। किस-किस की? विचार रखने की, कोई अपने विचारों से अभिव्यक्त करने की, विश्वास करने की, धर्म की, व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, वो सब धर्म भारत में जो भी व्यक्ति रह रहा है, जिस धर्म से भी व्यक्ति रह रहा है, वो सब अपने धर्म को मानने के लिए कोई विवश नहीं है, कोई बाध्य नहीं है, वो आराम से अपना धर्म को मान सकता है। और उपासना, आप किसी भी देवी-देवता की पूजा कर सकते हैं, उसकी उपासना कर सकते हैं, उपवास जो भी है, इसके संदर्भ में। तो हमने देखा कि सबसे पहले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करती है प्रस्तावना, फिर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की बात करती है। अब आगे लिखा है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर, भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को ये बताता है कि हमारी नजरों में आप सभी प्रतिष्ठा को प्राप्त है, मतलब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप सब योग्य है, आप सब गुणवान है, आप सब नीतिवान है। ये सब हमारी नैतिकता, हमारे संविधान की प्रस्तावना हमारे साथ प्रकट करती है। भारत के जितने भी लोग हैं वो सब गुणवान है, वो सब नैतिकता को लिए हुए। और आगे लिखा है अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, जैसा कि अवसर का मतलब होता है यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को गवर्नमेंट नौकरियों में सबको अवसर प्राप्त है। जो योग्य व्यक्ति है वो आराम से जा सकता है। और हम जिस समय आर्टिकल 16 पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, उस समय भी अनुच्छेद 16 में अवसर की समता के बारे में जिक्र करेंगे। अब प्रतिष्ठा और अवसर हो गया, अवसर की समता हो गई, अपने पास विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की हमने बात कर ली। अब शेष बात मैंने पहले कहा था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का मतलब होता है प्रत्येक वर्ग के संदर्भ में सामाजिक है, अर्थ के संदर्भ में, आर्थिक के संदर्भ वो है अपने आर्थिक, और राजनीतिक मतलब देश किसी भी राजनीति के क्षेत्र में या किसी अर्थ के क्षेत्र में या किसी भी समाज के क्षेत्र में, मतलब यहाँ पूरे देश के लोग सभी वर्गों के साथ समानता स्थापित करेगा, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा। अब आगे 2-3 शब्द और है इस प्रस्तावना में। एक तो लिखा है देश की एकता और अखंडता, और एक शब्द लिखा है देश की एकता और अखंडता, और एक लिखा है बंधुत्व। एकता और अखंडता, देश की एकता और अखंडता। एकता और अखंडता मतलब हमारा संविधान ये भी कह रहा है कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं, वो सब चाहे जितने भी राज्य हैं, वो सब कभी भी देश से अलग नहीं हो सकते, देश के टुकड़े कभी नहीं हो सकते। ये हमारे देश और एकता की बात करता है। वैसे भी हमारे देश की सबसे बड़ी यही विशेषता है कि अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता कहा जाता है। तो देश की एकता और अखंडता, इसके साथ ही लिखा है बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा।
बंधुत्व का मतलब क्या होता है कि भाईचारा, कि देश के जितने भी लोग हैं वे सब क्या भाईचारे के संबंध में आपस में भाई भाई है। इसके संदर्भ में भी अपनी ये प्रस्तावना अपने विचारों को प्रस्तुत करती है। अब साथियों देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बात की थी कि अपने देश की जो प्रस्तावना है उस समय मूल प्रस्तावना में 85 शब्द थे, फिर बाद में मैंने कहा कि वर्तमान में 88 शब्द है, तो 88 कैसे हो गए। एक 42वां संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन हुआ था, वो हुआ था आपके 1976, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन इतना बड़ा संविधान संशोधन था इंदिरा गांधी की सरकार के समय, जिस समय देश में आपातकाल भी चल रहा था उस समय, तो इसे भारत का मिनी संविधान या छोटा संविधान भी कहा जाता है। इसी की धारा 2 में 42वां संविधान संशोधन की धारा 2 के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द? 3। कौन कौन से शब्द? पहला जोड़ा गया समाजवादी, दूसरा जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष, और तीसरा जोड़ा गया अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 में। और ये हमारे संविधान में मतलब अपनी प्रस्तावना में कब लिखे गया, कब से मतलब लागू हो गए या लिखे गए? वो थे अपने 3 जनवरी 1977 से शुरू हुए। 3 जनवरी 1977 को ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिख दिए गए। उसके बाद हमें ये 88 शब्द मिलते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कभी कभार मुद्दा चलता है कि पंथ निरपेक्ष शब्द है जो हमारे मूल संविधान में नहीं था, और ये बाद में इंदिरा गांधी जी ने जोड़ दिया या जो भी कर लिया, या राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी मंसूबे को जारी करने के लिए या जाहिर करने के लिए ऐसा किया। हालांकि ऐसा कहीं नहीं है, क्योंकि वैसे भी हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों को समान दृष्टि से मानने वाला है। इसीलिए हमारे देश में चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे इस्लाम धर्म का हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, कोई भी धर्म का अगर व्यक्ति आए तो सभी धर्म के व्यक्तियों को हम यहाँ पनाह देते हैं। और हम सब यहाँ भारत किसी भी धर्म को अपने विशेष तौर से उसे विशेष मतलब कहने का मतलब है अतिरिक्त छूट नहीं देता है। जैसे कहने का मतलब है देश में 80% अगर हिंदू है तो भारत हिंदुओं के पक्ष में कोई काम नहीं करेगा, भारत मुसलमानों के पक्ष में कोई काम नहीं करेगा। हाँ जरूर है कि अल्पसंख्यकों के प्रति हमने आरक्षण की व्यवस्था वगैरह कर रखी है, इसके बारे में भी हम आर्टिकल पढ़ेंगे 29 और 30, दोनों आर्टिकल संदर्भ में वो अल्पसंख्यकों की शिक्षा की बात करता है। वैसे भी धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में भी हमारा आर्टिकल 25 से लगाकर आर्टिकल 28 तक उसकी भी बात करते हैं। तो ये सारा का सारा बात है। अब अगली बात आती है कि क्या हम हमारी प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पार्ट मान सकते हैं क्या? इसके संदर्भ में एक केर सिंह बनाम भारत संघ वाला कोई विवाद है, उसमें कहा गया कि ना तो प्रस्तावना कोई संपूर्ण भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती है और न और कोई उन्होंने कहा। हालांकि इस विरोध का क्या कर दिया गया, मतलब इस विचार को नष्ट कर दिया गया, क्योंकि ये विचार उपयुक्त नहीं था। उसके बाद 1960 का मामला एक बैरूबारी विवाद आया था भारत सरकार के सामने, बैरूबारी विवाद। और बैरूबारी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्या कहा था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग क्या है? नहीं है। और इसके साथ भी कहा कि विधायिका को मतलब संसद को शक्ति नहीं है प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति। देखो प्रस्तावना में संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति नहीं दी गई, संशोधन करने की शक्ति नहीं दी गई। लेकिन उसके बाद हमारे एक गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के आसपास एक और 1967 में एक और विवाद है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने विचारों को नहीं फेरबदल किया। 1960 के बाद एक सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, उसके संदर्भ में भी यही प्रस्तावना के संदर्भ में कि मूल पार्ट है संविधान का या नहीं है, इसके संदर्भ में भी बातें आती है। लेकिन इनसे सबसे महत्वपूर्ण है वो है अपना 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और कहीं न कहीं इसीलिए केशवानंद भारती को भारतीय संविधान का रक्षक कहा जाता है। केशवानंद भारती बनाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, केशवानंद भारती बनाम
केरल राज्य। ये केशवानंद भारती कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे? ये केरल के रहने वाले थे, कोई मठाधीश थे। और क्या हुआ, 9 शेड्यूल के तहत मतलब अपनी नमी अनुसूची के तहत इंदिरा गांधी की सरकार थी और इनकी कोई जमीन को नमी अनुसूची के तहत डाल दिया गया था। इसके विरोध में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या अपनी याचिका दायर की और इन्होंने जो अपना केस जो याचिका दायर की थी, जिस याचिका में केशवानंद भारती तो अपने केस को हार गए थे, मतलब नहीं जीते थे, लेकिन उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय दिया था। वो 13 जजेस की बेंच थी। 13 भारत के स्वतंत्र आजादी के बाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जिस समय 13 जजों की बेंच बैठकर एक साथ क्या करती है कि कोई अपना निर्णय सुनाती है। और इस समय इन्होंने अपने न्याय का न्यायिक पुनरावलोकन किया। और वो कब किया? वो 1960 में जो इन्होंने जो बात कही, क्या बात कही कि प्रस्तावना ना तो भारतीय संविधान का पार्ट है और ना ही इसमें विधायिका संशोधन कर सकती है। इसी बात को इन्होंने वापस परिवर्तन करते हुए 13 जजों की बेंच ने 7-6 से अपने निर्णय दिया, मतलब 7 पक्ष में और 6 विपक्ष में। क्या निर्णय दिया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है, प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है, भारतीय संविधान का अंग है। द प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल। भारतीय संविधान का अंग कौन है? प्रस्तावना। कब माना गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और ये विवाद कब आया था केशवानंद? 1973। कब आया था? 1973। अगर कभी कभार तारीख भी पूछ लेते हैं, मुझे याद है कहीं मेरे ख्याल से एक बार सिविल सेवा परीक्षा में डेट भी पूछ रखी थी, इसकी तारीख है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का एक विवाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया और इसमें 13 जज बैठे, 6-7 से अपना निर्णय दिया था और प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग मान लिया गया। तो 24 अप्रैल 1973 को ये निर्णय सुना दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने एक और नई बात कही और वो नई बात ये थी कि संसद सब कुछ कर सकती है लेकिन भारतीय संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। और इसी 1973 की बातों को मतलब इंदिरा गांधी ने सोचा, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने, कि क्या है मूल ढांचा, क्या सुप्रीम कोर्ट हमारे ऊपर कोई और बाध्यता लगाएगा क्या? इन्हीं बाध्यता को देखने के लिए अमूमन उनका विचार यही था, या जो भी है वे क्या चाहते थे। और इसीलिए इन्होंने 42वां संविधान संशोधन की धारा 2 में है उन्होंने ये 3 शब्द जोड़े गए, जिसका बात अभी हमने पहले की थी, जिसमें पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। तो ये सारा का सारा मैटर हमने आज प्रस्तावना के बारे में पढ़ा। प्रस्तावना कौन लेके आए, संविधान सभा की कौन सी बैठक में, कब स्वीकृत की गई, इसे पारित कब किया गया उद्देश्य प्रस्ताव को, और ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना के तौर पर या उद्देशिका के तौर पर कब बना, और क्या ये वर्तमान में भारतीय संविधान का अंग है या नहीं है। तो इन सब के बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त की। अब साथियों, इनके अलावा अगर हम कोई बात करें तो अगर प्रस्तावना में कोई महत्वपूर्ण है तो वो है कि अब दूसरा विचार अमूमन मुझे ये आता है या आप सबको भी मन में आएगा कि सर इसे याद कैसे करें, इतनी बड़ी है, इतने क्या फिक्स शब्द स्पष्ट याद होने चाहिए। अगर स्पष्ट याद होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं होता है तो इसे याद करने के लिए इसके मुख्य शब्द ले लीजिए। जैसे कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एवं उनके समस्त नागरिकों को, इसके बाद वाली जैसे शब्द मैंने बोला ना, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण है, मुझे कहीं याद आ रहा है 2020 में यूपीएससी ने अपना एक प्रश्न पूछा था जिसमें क्रम पूछा था प्रस्तावना में जो जो शब्द लिखे हैं, मतलब ये अभी जो पेपर हुआ इससे पहले का पहला पेपर, कि इसमें ये पूछा था कि निम्न में से क्रमवार कौन सा सही है, और उसमें यही शब्द दे रखे थे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक।
गणराज्य, ये चारों के चारों शब्द दे रखे थे। इन चारों शब्दों में उन्होंने कहा था क्रमवार लिखिए। तो देखो सबसे महत्वपूर्ण तो ये सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लिखा, फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये लिखा है। इसके बाद उनकी नागरिकों को क्या क्या न्याय दे रखी है, किस किस बात की बात कर रखी है, तो उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था। ये पहला पॉइंट तो हमारा यहाँ हो जाता है। अब अपना है दूसरा पॉइंट। वो दूसरा पॉइंट कौन सा है कि हम बात करता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सीधा प्रश्न पूछ लिया जाएगा, निम्न में से प्रस्तावना में कौन कौन से न्याय की बात या बात कर रखी है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीन प्रकार के न्याय की बात कर रखी है। अगला तीसरा है कि इस न्याय के साथ ही और क्या कौन कौन सी स्वतंत्रता है, तो सबसे पहले है अपने विचार अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, फिर विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इन चारों की क्या दे रखी है, स्वतंत्रता दे रखी है। तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दे रखी है, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की हमारे मतलब प्रस्तावना में क्या दे रखी है, स्वतंत्रता। और उसके बाद किसकी स्वतंत्र समानता है, क्षमता है, वो है प्रतिष्ठा और अवसर की, प्रतिष्ठा और अवसर की बात करती, अवसर की क्षमता की बात करता है हमारा संविधान। फिर देश की गरिमा, एकता और अखंडता, पांचवा लिखा है देश की गरिमा। मैं नंबर इसलिए दे रहा हूं आपको, प्रस्तावना में ऐसे नंबर देकर नहीं लिखा है, ये याद करने के लिए, मतलब मुख्य शब्द है, हम किस प्रकार याद कर सकते हैं। देश की गरिमा, एकता और अखंडता, एकता और अखंडता। फिर लिखा है, वो लिखा है बंधुता, भाईचारा। और इसके बाद फिर लिखा है कि एतद द्वारा 26 नवंबर। अब मुख्य बात जो प्रस्तावना की है वो अब आपके सामने आएगी कि हमें कैसे पता चलता है कि प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान में लाई गई, या वो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना के रूप में, या हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। तो इससे आगे प्रस्तावना खुद में लिखा है कि एतद द्वारा 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा या इस संविधान को हम क्या करते हैं, उसमें लिखा है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, और आत्मार्पित करते हैं। तीनों के तीनों शब्द याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पूछ लिया जाए भारतीय संविधान अंगीकृत कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949। अगर पूछ लिया जाए भारतीय संविधान अधिनियमित कब हुआ, तो अधिनियमित तो भी कब हुआ, वो भी 26 नवंबर 1949। और अगर पूछ लिया जाए भारतीय संविधान आत्मार्पित कब हुआ, तो वो भी कब हुआ, 26 नवंबर 1949। अब महत्वपूर्ण चीज, ध्यान रखने योग्य चीज है, कहीं न कहीं बहुत बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों ने भी ये प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान का अंगीकृत कब हुआ, या अधिनियमित कब हुआ, या आत्मार्पित कब हुआ, तो वो हुआ 26 नवंबर 1949। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है, अगर आपको पूछ ले कि भारतीय संविधान गणतंत्र कब बना, या भारत एक गणराज्य कब बना, या भारत का पूर्ण संविधान लागू कब हुआ, तो वो हुआ था आपके पूर्ण संविधान लागू पूर्ण संविधान लागू हुआ था, वो हुआ था आपके 26 जनवरी 1950 को। अब आप कहोगे सर 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को हमने वैसे भी संविधान बना लिया था, अगर रोकने की क्या आवश्यकता थी। आपको पता होगा साथियों कि 26 जनवरी के दिन को हम याद रखना चाहते थे। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 का, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। कब हुआ लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का,
1929 में। कौन थे अध्यक्ष? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या घोषणा की? देश पहला स्वाधीनता दिवस मनाएगा, और कब मनाएगा? 26 जनवरी को मनाएगा। तो हमने अपना पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया? 26 जनवरी 1930 को, और इसीलिए इस दिन को याद रखने के लिए हमने 26 तारीख की डेट को चुना कि जिस समय 26 जनवरी आएगी उस समय हम क्या कर लेंगे? हमारे संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर लेंगे। एक बात तो है ये। अब आगे बात क्या है कि सर कि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है, तो आप अभी जिक्र कर रहे थे गणराज्य क्या है या गणतंत्र क्या है? क्या लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है? तो साथियों हम बात कर रहे थे एक गणतंत्र की। गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि चाहे कोई भी देश हो, गणतंत्र कब कहलाएगा? जो उसका राष्ट्र प्रमुख है वो क्या होगा कि निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत, मतलब राजा के बाद राजा का बेटा बनता है, ऐसे नहीं होता। हमारे देश में राष्ट्रपति क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होने के कारण ही हमारा देश कैसा है? गणतंत्र है। और लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र, लोगों का समूह। जनतंत्र या लोकतंत्र लोगों का समूह है, क्योंकि अंतिम शक्ति किसके पास है? जनता के पास है। और ये अंतिम शक्ति जनता हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि प्रस्तावना में पहला शब्द लिखा हम भारत के लोग, इसलिए हमने सभी भारतीय लोगों ने यह संविधान स्वीकार किया, इसीलिए हमारा देश लोकतंत्र है, हमारा देश जनतंत्र है। अंतिम शक्ति किसके पास है लोकतंत्र की? जनता में निहित है। चलो साथियों, तो अगली बात इसके आगे हम कल या आने वाले वीडियो में हम डाल देंगे। आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।